गुड मॉर्निंग गाइस। केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे बायोमोलिक्यूल। इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे द नेक्स्ट टॉपिक। बायोमोलिक्यूल के अंदर अपन शुगर्स में पढ़ रहे थे, जिसमें ग्लूकोज को अपन ने फाइनली पढ़ा है। ग्लूकोज के अंदर अपन ने ये देखा है कि एक एल्डोहेक्सो शुगर होती है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है। फिर उसकी स्ट्रक्चर हमने देखी है, साइक्लिक स्ट्रक्चर देखी है। कुछ रिएक्शंस हैं जो एविडेंस दे रही हैं, कुछ एविडेंस दे रही हैं कार्बोनाइल ग्रुप का, कुछ दे रही हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स का, कुछ दे रही है नंबर ऑफ कार्बन का, कुछ दे रही है एल्डिहाइड प्राइमरी और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है या नहीं है, सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है या नहीं है, इस तरीके से। उसके बाद में अपन ने देखे कुछ स्पेसिफिक टेस्ट इसके, जैसे सिल्वर मिरर टेस्ट है, लोरी ब्राउन टेस्ट है, इसके अलावा फैलिंग टेस्ट है, ये सारे के सारे। ठीक है। हावर्थ स्ट्रक्चर इसलिए दी थी कि कल लास्ट टाइम वीडियो के लास्ट टाइम में हमने यही बोला था कि आप एक बार हावर्थ जो स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करके देखना, किससे एनोमेरिक स्ट्रक्चर आती है उनसे या साइक्लाइजेशन से जो स्ट्रक्चर मिल रही है उनसे। मैं आपको एक बार रिपीट करना चाहूँ इनको कि साइक्लाइजेशन के टाइम में आपको 5 कार्बन कंटेनिंग विद ऑक्सीजन 6 मेंबर रिंग बनानी है, जिसकी स्ट्रक्चर पायरेनो से स्ट्रक्चर होगी। उसके बाद में ये वाला पोर्शन सारा का सारा अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा और ये वाला जो पोर्शन है वो कहाँ आएगा, डाउनवर्ड की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। देन आपको ये ध्यान रखना है कि इस ड्यूरेशन के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो CH2OH ग्रुप है ये हमेशा ही किस में आता है, अपवर्ड डायरेक्शन में आता है। ये कुछ हिंट्स थे जो आपको याद रखने। ठीक है। अब देखो आप इसके अंदर जो स्ट्रक्चर थी उसके अंदर हमने फिर एक छोटी सी बात ये देखी थी कि जो OH ग्रुप होता है वो बाहर की तरफ, B से बाहर, B से बीटा फॉर्म, ऐसे अंदर की तरफ ऐसे अल्फा फॉर्म होती है। ठीक है, ये अपन देख चुके थे। नेक्स्ट अपन इसमें देखेंगे तो OH ग्रुप अगर ऊपर लटक रहा है तो बीटा फॉर्म होती है, और अगर नीचे की तरफ लटक रहा है तो उसको अपन बोलते हैं अल्फा फॉर्म। ये तो था कल तक का। आज जो नया टॉपिक होगा उसको देखो आप। पहले ग्लूकोज की हमने प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन करी थी। उन प्रॉपर्टीज़ के अंदर मैंने आपको बताया था कि आप लोगों को एक म्यूटा रोटेशन वर्ड आया है। म्यूटा रोटेशन का क्या मतलब है ये चीज़ आपको बाद में देखनी है। तो आज देखो म्यूटा रोटेशन का क्या मतलब है। म्यूटा रोटेशन से देखो जब ग्लूकोज होती है उसका, या फिर कोई भी सब्सटेंस ले लो, देन इफ एनी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड विच ऑलवेज शो द रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी होती है, ऑप्टिकली एक्टिव होने की प्रॉपर्टी होती है रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। किस एंगल से रोटेट करता है, दैट इज द एंगल ऑफ रोटेशन। ओके। ग्लूकोज के अंदर मैंने ये कहा कि ग्लूकोज के अंदर कायरल सेंटर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसके अंदर क्या होती है, ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है। ऑप्टिकल एक्टिविटी होने की वजह से ये क्या करता है, एंगल ऑफ रोटेशन शो करता है। बेसिकली हमारे पास जो एनोमेरिक कार्बन था उसकी 2 फॉर्म्स हमको मिली है, OH ग्रुप बाहर की तरफ, देन बीटा फॉर्म अंदर की तरफ, देन अल्फा फॉर्म। तो अल्फा और बीटा जो ग्लूकोज होते हैं उसके अंदर जो एंगल होते हैं, अल्फा ग्लूकोज का एंगल होता है +112 डिग्री, और बीटा ग्लूकोज का नंबर जो एंगल होता है वो होता है 19 डिग्री। म्यूटा रोटेशन ये होता है चेंज इन एंगल ऑफ रोटेशन विद द टाइम, या फिर एनी फैक्टर, किसी भी फैक्टर से एंगल ऑफ रोटेशन का चेंज होना क्या होता है, म्यूटा रोटेशन होता है। ठीक है, या तो वो डिक्रीज हो जाए या इंक्रीज हो जाए, दैट्स नॉट मैटर। ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि एंगल बढ़ना ही चाहिए, घटना ही चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कि बस आप इतना बोल सकते हो, चेंज इन एंगल ऑफ रोटेशन विद द फैक्टर्स इज नोन एज म्यूटा रोटेशन। ये क्यों होता है, क्योंकि जिस एंगल पे इनको रखा हुआ है उस एंगल पे ये फिक्स नहीं होती है, इसलिए वो एंगल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो अल्फा ग्लूकोज का एंगल ये 112 डिग्री है, और बीटा ग्लूकोज है उसका एंगल कितना है, 19 डिग्री है। बट एक्वा सोल्यूशन जब बनाते हैं अपन इसका, तो जो स्पेसिफिक रोटेशन है ना, वो एंगल ऑफ रोटेशन कितने पे आके फिक्स हो जाता है, 52 डिग्री पे आके फिक्स हो जाता है। तो ग्लूकोज जो होता है एक्वा सोल्यूशन में, ग्लूकोज का जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो कितना है, 52 डिग्री है। याद रखना है, कुछ बुक्स में ये 52.5 है, तो वो भी डाटा गलत नहीं है। ठीक है ना। हो सकता है कि आपके NCERT 52.5 मानती हो, तो उसके अंदर कोई वो नहीं है, क्योंकि वो अलग अलग सोर्सेज से लेते हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखें, ये दोनों एंगल हैं, इनसे बीच का एंगल कितना आके फिक्स हो रहा है, 52 डिग्री पे। 52.5 याद रखो तो भी कोई आपत्ति नहीं है मुझे। ठीक है, इसको कहते हैं अपन म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन की वजह से ग्लूकोज एक्वा सोल्यूशन में क्या रहता है, स्टेबल रहता है। मोस्ट ऑफ यहाँ से चांस रहता है म्यूटा रोटेशन का, या तो डेफिनेशन पूछी जाती है या फिर ग्लूकोज का एक्वा सोल्यूशन में एंगल पूछा जाता है। ठीक है, अब देखो आगे।
नेक्स्ट जो शुगर आती है वो आती है फ्रक्टोज। देखो सबसे पहली बात, फ्रूट्स में पाई जाने वाली शुगर होती है, इसका बेस्ट सोर्स होता है फ्रूट्स, ठीक है। सेकेंड होती है इट इज़ कीटोहेक्सोज शुगर। इसका मतलब ये होता है इसमें एज ए फंक्शनल ग्रुप कौन होता है, कीटोन होता है। हेक्सोज 6 कार्बन की शुगर होती है और क्रिस्टलाइन है, वाइट कलर का है। अब देखो क्रिस्टलाइन और वाइट कलर का सोल्यूशन तो है। एक बार ये देखें, लास्ट टाइम अपने ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी बताई थी तो मैंने आपको ये कहा था कि आप CHO लिखें, एक लाइन खींचें, उसके अंदर 1 2 3 4 कट लगाएंगे, उसके लास्ट में आप क्या लिखेंगे, CH2OH। एक बार OH, दूसरी बार OH, नेक्स्ट टाइम H, नेक्स्ट टाइम OH। ये तरीका होता है ड्रॉ करने का, H H OH H। ये किसकी स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज की। फ्रक्टोज की बनाना चाहोगे तो आप ऊपर भी CH2OH लिखें और नीचे भी CH2OH लिखें। उसके बाद में आप पेन से लाइन खींच दें। लाइन खींचते टाइम आप ध्यान रखें, सेकंड जो कार्बन होता है उसको लिखेंगे C डबल बॉन्ड O। कितने कार्बन हो गए, 3 कट लगा दो, ये लो, ठीक है। कट लगाने के बाद में पहला कार्बन भी इधर, OH भी इधर, दूसरा OH भी इधर, तीसरा H भी इधर, अपोजिट वाले को फिल कर दो। ये किसकी स्ट्रक्चर हो गई है, फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर हो गई है। यहाँ से नीचे नीचे देखें आप एक बार, CH2OH OH OH H, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है। स्टार्टिंग वाले 2 कार्बन के ऊपर इसकी स्ट्रक्चर सेम है। लास्ट टाइम मैंने बोला था ओसाजोन 2 ही कार्बन पे बनता है, नीचे की स्ट्रक्चर को इफेक्ट नहीं करता। तो इन 2 पे ओसाजोन बनने से नीचे वाली स्ट्रक्चर और नीचे वाली स्ट्रक्चर सेम है, इसलिए ये दोनों क्या देती है, सेम ओसाजोन देती है। पहला, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है इसलिए एल्डो शुगर बोला था, इसमें कीटोन ग्रुप है इसलिए कीटो शुगर बोला था, ठीक है। ये भी 6 कार्बन की है, ये भी 6 कार्बन की है। तो ये दोनों बात ही ध्यान रखना है, ये कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रखने ही रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, सोल्यूबल होती है वाटर में, शो म्यूटा रोटेशन, अभी अभी देखा है। कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है इसके अंदर, किस कार्बन पे, सेकंड कार्बन पे। इट इज़ अ लेवोरोटेटरी कंपाउंड। इसका मतलब ये होता है कि इसका जो एंगल ऑफ रोटेशन होता है वो एंटी क्लॉकवाइज चलता है, इसलिए इसको लेवुलोस भी बोलते हैं। अच्छी बात है, लेकिन आपके स्टैंडर्ड तक ये नहीं पूछी जाती, काफ़ी हायर बात आ गई है, ठीक है। तो लेवोरोटेटरी कंपाउंड है क्योंकि ये क्या करती है, लेवुलोज शुगर बोलते हैं, लेवोरोटेटरी इसलिए। इसका एंगल ऑफ रोटेशन होता है -92 डिग्री, याद रखनी है आपको बात, ठीक है ना। ग्लूकोज के लिए कितना याद रखना है, 52, और फ्रक्टोज के लिए कितना, -92। एंटी क्लॉकवाइज इसलिए माइनस साइन है, उसमें प्लस है इसलिए क्लॉकवाइज साइन है वो, ठीक है। एक बार स्ट्रक्चर देख लें आप। स्ट्रक्चर के अंदर हमने ये लिखा है, नीचे वाले 2 OH ग्रुप हैं, देन H है, देन कीटोनिक ग्रुप है, ऊपर और नीचे दोनों CH2 ग्रुप है। हाँ, ग्लिसरॉल्डिहाइड के बेसिस पे अगर आप करोगे, लार्जर ग्रुप किस में है, राइट साइड में, तो D, लार्जर ग्रुप लेफ्ट साइड, देन L कॉन्फ़िगरेशन। मेरे हिसाब से D और L में कोई डिफरेंस नहीं है। लेवोरोटेटरी से L का कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखना। लेवोरोटेटरी जो होती है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी की टर्म है। आपके सामने ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं आएगा जिसमें L फ्रक्टोज आपके सामने आती है, बट मैंने मिरर बना करके ये चीज़ दिखाई है, इसलिए आप ध्यान रखें। आपके सामने D फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर मोस्ट ऑफ मिलेगी, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है जो मैंने रफ पेज पे आपको ड्रॉ करके बताई है, वही वाली है। अब एक बार देखो, साइक्लाइजेशन में एक तो कौन पार्टिसिपेट करता है, कार्बोनाइल ग्रुप, और एक लास्ट कार्बन कायरल कार्बन जिसका OH ग्रुप। तो देखो 1 2 3 4 कार्बन कितने हो गए, 4, और एक ही ऑक्सीजन हो जाएगा। इसका मतलब कितनी मेंबर्ड रिंग बनेगी, 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी, जबकि उसमें कितनी थी, 6 मेंबर्ड रिंग। उसमें जो एनोमेरिक स्ट्रक्चर बनी थी वो बनी थी C1 C5 की वजह से। C1 यानी पहला कार्बन और C5 मतलब लास्ट वाला कार्बन, ठीक है, जो कायरल सेंटर था। यहाँ पे कौन सा होगा, C2 C5 बनेगी। यहाँ पे एनोमेरिक कार्बन कौन सा है, C2। ग्लूकोज में एनोमेरिक कार्बन कौन सा था, C1। यहाँ पे अल्फा बीटा स्ट्रक्चर किस कार्बन की वजह से बनेगी, C2 की वजह से। वहाँ पे किस वजह से थी, C1 की वजह से। इन चीज़ों को आप थोड़ा कंफर्म करें, उसके बाद ही ये रखें।
ठीक है। इन साइक्लिक स्ट्रक्चर कार्बोनाइल कार्बन एंड द फिफ्थ कार्बन OH ग्रुप एड, सो 5 मेंबर्ड ऑक्सीजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक रिंग इज ऑब्टेन, दैट इज नोन एज फ्यूरेन। कि जो 5 मेंबर्ड ऑक्सीजन कंटेनिंग रिंग है उसको फ्यूरेन बोलते हैं, जिस तरीके से 6 वाली को पायरेन बोला जाता है उसी तरीके से। सो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज फ्यूरेनोस। उसको क्या बोला था? पायरेनोस। इसको क्या बोलेंगे? फ्यूरेनोस, क्योंकि 5 मेंबर्ड ऑक्सीजन कंटेनिंग रिंग फ्यूरेन होती है, वो क्या होती है? पायरेन होती है। ठीक है यहाँ तक। अब देखो नेक्स्ट आप इसके अंदर अपन क्या करेंगे, हम देखेंगे इसका साइक्लाइजेशन। साइक्लाइजेशन में अपने पास में क्या बनेंगी? 2 तरह की स्ट्रक्चर बनेंगी, है ना, कि अल्फा फॉर्म कब बन रही है और बीटा फॉर्म कब बन रही है। तो इसमें आप ये देखो, सबसे पहले अपन ये किया है CH2, जो ऊपर की तरफ ग्रुप लटक रहा था उसको एक बार मैंने इस तरफ से कर दिए, इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव के ऊपर क्या होगा? कार्बन पे पॉजिटिव है इसलिए तो ऑक्सीजन अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है इसलिए OH ग्रुप अटैक करेगा। तो कार्बन और ऑक्सीजन वाले एक तरफ तो CH2OH ग्रुप है, दूसरी तरफ कार्बन पे O की बजाय ग्रुप कौन सा हो जाएगा? OH। तो दूसरी तरफ का ग्रुप कौन हो गया? OH हो गया। फिर कार्बन से डायरेक्टली कौन बॉन्ड हो गया? ऑक्सीजन। इस ड्यूरेशन में हो सकता है कि OH की पोजीशन इस तरफ हो सकता है कि इस ड्यूरेशन में OH की पोजीशन इस तरफ हो। यही तो देखा है अपने लास्ट टाइम भी। तो इन दोनों तरफ होने से वही टर्म है अंदर की तरफ OH ग्रुप, देन अल्फा कॉन्फ़िगरेशन। OH ग्रुप बाहर की तरफ, देन कैसा फॉर्म? बीटा फॉर्म आ जाएगी। तो अल्फा और बीटा दोनों फॉर्म आ सकते। अब देखो अल्फा और बीटा फॉर्म आएंगी, OH ग्रुप अंदर देन अल्फा, OH ग्रुप बाहर देन बीटा। रिंग के टाइम जब अपन करेंगे हावर्थ स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो यही देख लेते हैं। हावर्थ स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ये वाला पोर्शन ऊपर आएगा, वही CH2 ग्रुप OH ऊपर आना है, ये वाला पोर्शन ऊपर आएगा। लोकेशन किसकी चेंज हो रही है? इसी ग्रुप की। तो इसका OH ग्रुप नीचे लटक रहा होगा, देन फॉर्म कैसी होगी? अल्फा। और ऊपर की तरफ लटक रहा होगा, देन उसकी फॉर्म कैसी होगी? बीटा। बहुत सिंपल लैंग्वेज के अंदर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ ये चीज़। अब देखो हावर्थ स्ट्रक्चर 5 मेंबर्ड रिंग बनाई है। 5 मेंबर्ड रिंग के अंदर अगर आप ये देख रहे हो तो पहला जो कार्बन है उस कार्बन पे एक CH2OH ग्रुप है और लास्ट क्या है? OH ग्रुप है। हमने इनको शो किया, ठीक उसी तरीके से। तो जो शो करने की एक बार अगर आपने लास्ट टाइम नहीं भी देखी हो तो दोबारा से स्ट्रेस डाल रही हूँ इस पॉइंट पे। देखो इस कार्बन को अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो CH2 ग्रुप OH ऊपर, OH नीचे की तरफ। नेक्स्ट कार्बन का OH ऊपर है तो हमने लिखा है OH ऊपर H नीचे। नेक्स्ट कार्बन का H ऊपर है, OH नीचे है, ठीक है। नेक्स्ट कार्बन में CH2OH ऊपर रखना है, H नीचे रखना है। इस तरीके से आपने ड्रॉ किया है। तो अगर OH नीचे की तरफ लटक रहा है देन फॉर्म कैसी होगी? अल्फा। और अगर OH ग्रुप ऊपर की तरफ लटक रहा है तो बीटा। इस टर्म को भी नहीं पकड़ते तो आप ये याद रख सकते हो, इसमें भी कोई चेंजमेंट नहीं है। उससे इस स्ट्रक्चर को बनाते टाइम कोई वेरिएशन नहीं आता, इसलिए मैं ये लोकल तरीके से टर्म बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये थी बेटा अपने मोनोसेकेराइड्स, जिसके अंदर आपने ग्लूकोज पढ़ा है और फ्रक्टोज पढ़ा है। 12th सिलेबस में आप लोगों की ग्लूकोज फ्रक्टोज ही सिलेबस में है। गैलेक्टोज है, मेनोज है ना, या फिर ये जो रेफिनोज शुगर है ये वाली सिलेबस में नहीं है। राइबोस वाइबोस कुछ नहीं है सिलेबस में, सिर्फ ग्लूकोज और फ्रक्टोज है, जिसको मैंने बहुत ही माइनरली एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट आती है डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड के अंदर हमने क्या देखा था, जब एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं तो शुगर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जानी चाहिए। 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है तो हमने ये देखा हो सकते हैं कि दोनों पार्ट इक्वल हो सकते हैं कि दोनों पार्ट क्या हो, अलग अलग हो। अगर दोनों पार्ट इक्वल होते हैं तो वो शुगर होती है सुक्रोज। दोनों पार्ट सेम होते हैं तो उसका एग्जाम्पल हमने देखा माल्टोस। माल कब मिलता है? जब सेम ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। दूसरी देखिए हमने लैक्टोस। टोस किस में आता है? गैलेक्टोस में आता है। तो गैलेक्टोस प्लस ग्लूकोज क्या बनती है? लैक्टोस बनती है। और तीसरी आती है कौन सी? सुक्रोज, जो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर के बनती है। रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग की वही टर्म है कि जो जिसमें CHO ग्रुप फ्री है तो इसका मतलब टेस्ट देगा रिड्यूसिंग। तो रिड्यूसिंग शुगर आती है जिसके अंदर लैक्टोस और माल्टोस आती हैं। और जो रिड्यूसिंग टेस्ट नहीं देता है उसके लिए कौन सी शुगर देखिए अपने? सुक्रोज देखिए, क्योंकि वो टेस्ट नहीं दे रही है। अब देखो जो डाइसेकेराइड है उसके अंदर आपको 3 एग्जाम्पल पढ़ने हैं, तीनों ही सिलेबस में है। माल्टोस, लैक्टोस और सुक्रोज। माल्टोस, लैक्टोस, सुक्रोज। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सुक्रोज। सुक्रोज जो बनती है वो बनती है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो इसकी फॉर्म होती है अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज। इनके मिक्सर से बनती है। इन दोनों के बीच में जब बॉन्ड बनता है तो ग्लूकोज का पहला कार्बन और फ्रक्टोज का सेकंड कार्बन,
ग्लूकोज का पहला कार्बन और फ्रक्टोज का सेकंड कार्बन आपस के अंदर लिंक करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं C1C2 लिंक है। C1C2 लिंक, जिसको C1C2 ग्लाइकोसाइड बॉन्ड भी बोल सकते हो, क्योंकि जो शुगर्स होती है उनके बीच में ग्लाइकोसाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। कैन शुगर होती है, ठीक है ना, कैन शुगर में प्रेजेंट होती है। कितना होती है? 15 to 20% होती है। इसके अलावा फ्रूट्स जूस जो है, सीड्स वगैरह हैं, फ्लावर्स वगैरह हैं, उनके अंदर सब के अंदर जो प्रेजेंट शुगर होती है वो कौन सी होती है? सुक्रोज होती है। फॉर्मूला तीनों का ये होता है C12H22O11, चाहे चाहे माल्टोस हो, चाहे लैक्टोस हो, चाहे सुक्रोज हो, इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। वाइट क्रिस्टलाइन होती हैं, सोल्यूबल होती हैं वाटर के अंदर। मेल्टिंग पॉइंट 180 डिग्री होता है। ये होता है कि इस मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर इसको अगर अपन गरम करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, जैसे यूँ नहीं होता किसी चीज़ को गर्म कर रहे हैं तो भुनने लग जाए, ब्राउन कलर का हो जाए, तो ठीक वैसी होती है कि मेल्टिंग पॉइंट से आगे गर्म करते हैं तो लिक्विफाई होती है। लिक्विफाई होने के बाद में ये क्या हो जाती है? ब्राउन कलर की होने लग जाती है, जिस सोल्यूशन को हम कैरेमल बोलते हैं, ठीक है ना। आगे देखो स्ट्रक्चर में, हाँ यहाँ से क्वेश्चन आता है, गिव द हाइड्रोलिसिस रिएक्शन ऑफ सुक्रोज। तो हाइड्रोलिसिस से वही सब्सटेंस बनते हैं जिनसे बनता है। मैंने ये कहा है कि सुक्रोज किस से मिलकर के बना है? अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज से मिलकर के बना है। तो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो सोल्यूशन में कौन कौन मिलेगा? या तो ग्लूकोज मिलेगा या फिर कौन मिलेगा? फ्रक्टोज। तो वो तो थी लैंग्वेज के हिसाब से। जब रिएक्शन के हिसाब से देखेंगे तो सुक्रोज प्लस वाटर, इसका मतलब एक्वा सोल्यूशन है। एक्वा सोल्यूशन के अंदर जब इसको डिसॉल्व कर रहे हो तो हमारे को क्या मिल रही है? ग्लूकोज मिल रही है प्लस फ्रक्टोज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाली हूँ अभी, तो अब इसको गौर से देखो। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज है, अल्फा डी ग्लूकोज है, बीटा डी फ्रक्टोज है, नो मैटर। ग्लूकोज का जो म्यूटा रोटेशन से एंगल फिक्स हुआ था वो कितना था? 52 डिग्री, और फ्रक्टोज का जो एंगल था वो था -92.4 डिग्री, ठीक है। सुक्रोज जब है सोल्यूशन के अंदर तो जितना ग्लूकोज है उतना ही क्या है? फ्रक्टोज है। दोनों सेम है, इसका मतलब दोनों का रेशियो कितना है? 1:1 है, ठीक है। सुक्रोज जो होती है वो नेचर के हिसाब से डेक्स्ट्रो रोटेटरी होती है, ठीक है। सुक्रोज जो होती है वो नेचर के हिसाब से डेक्स्ट्रो रोटेटरी होती है। इसका मतलब ये होता है इसका जो एंगल होता है वो प्लस में बचता है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब होता है प्लस में बचता है, लेवो रोटेटरी का मतलब होता है माइनस में बचता है, ठीक है। ऐसा होने से इसके बाद में क्या करते हैं, जब सुक्रोज कैसा है? ड्राई कंडीशन में है, तब तो इसका एंगल किस में होता है? पॉजिटिव में, यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड है। जब सुक्रोज का एक्वा सोल्यूशन बनाते हैं जिसमें ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज 1:1 में होते हैं, तो ये एंगल क्या होता है? एक प्लस का एक माइनस का, ओवरऑल मिलकर के किसका बचेगा? माइनस का है। तो इसमें से इसको लेस कर देना, आप कितना बचेगा? अप्रोक्स 40 के आसपास होगा। 92 में से 52 चला जाएगा तो लगभग 40 के आसपास बचेगा। तो इसका एंगल जो होता है वो प्लस की बजाय किस में बदल जाता है? माइनस में। तो जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने वाला शुगर है वो किस में रोटेट करने लग जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज में। इसका मतलब जो नेचर थी वो तो क्या हो गई है? इन्वर्ट हो गई है। अब सुनना, इसको पढ़ना। सुक्रोज इज द डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड, वाइल आफ्टर हाइड्रोलिसिस इट बिकम्स लेवो रोटेटरी। दिस इन्वर्जन ऑफ रोटेशन इज नोन एज इन्वर्जन। एकदम ऐसी की ऐसी लैंग्वेज पूछा जाएगा, व्हाट्स मीन इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब ये होता है किसी भी कंपाउंड का एंगल ऑफ रोटेशन का चेंज हो जाना क्या होता है? इन्वर्जन होता है, ठीक है। इन्वर्जन हो जाता है। इसके अंदर क्या होती है? इन्वर्जन इसलिए होता है कि दोनों का एंगल अलग अलग होता है। फिर इसमें क्या होता है? इक्विमोलर मिक्सचर जो होता है जिसमें ग्लूकोज और जो फ्रक्टोज होती है वो 1:1 के अंदर प्रेजेंट होती है, उस शुगर को अपन बोलते हैं इन्वर्ट शुगर बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इसके अंदर ये होता है इन्वर्ट शुगर, सिर्फ ये पूछते हैं इन्वर्ट शुगर क्या है, तो आप इन्वर्ट शुगर के लिए इतना लिखोगे, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज इज इन्वर्ट शुगर बोल सकते हो, या फिर यूँ बोल सकते हो 50-50% मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इज इन्वर्ट शुगर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इन्वर्जन की प्रॉपर्टी सुक्रोज में होती है क्योंकि वो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बनी है। एक्वा सोल्यूशन में प्लस माइनस होकर के एंगल किस में बचेगा? माइनस में। पहले किस में था? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अब किस में बचेगा? लेवो रोटेटरी में। इस फंक्शन को हम बोलते हैं इन्वर्जन। किसकी वजह से हुआ है? इन्वर्ट शुगर। इन्वर्ट शुगर बोलते हैं जब जिस सोल्यूशन में ये दोनों 1:1 के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं इन्वर्ट शुगर, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखो, अकेले ग्लूकोज की बात करें तो ये कैसा होता है? रिड्यूसिंग शुगर है। फ्रक्टोज की बात करें तो लोरी ब्राउन टेस्ट के थ्रू ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है, इसका मतलब ये भी कैसी है? रिड्यूसिंग। बोथ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बोथ आर रिड्यूसिंग शुगर, लेकिन दोनों का मिक्सर होने के बाद में जो सुक्रोज बनती है वो कैसी होती है? नॉन रिड्यूसिंग होती है।
कुछ फैक्ट हैं, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बोथ आर रिड्यूसिंग शुगर वाइल सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन नहीं बनाता है ना। ये क्या नहीं करता है, ओसाजोन नहीं बनाता है, ये रिड्यूस नहीं करता है किसको, टॉलेंस एंड फैलिंग सोल्यूशन को। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फ्री CHO ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है। क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए वाई द सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, देन तीनों पॉइंट आपको लिखने हैं, क्योंकि इसके अंदर मेन रीज़न तो यही होता है कि इसमें फ्री CHO ग्रुप नहीं होता है और ये टेस्ट नहीं देता, इसलिए कैसी होती है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। इसके बाद में आपको ये स्ट्रक्चर देखनी है। इसकी स्ट्रक्चर में ये स्ट्रक्चर किसकी है, अल्फा डी ग्लूकोज की, ये किसकी है, बीटा डी फ्रक्टोज की, दोनों का। इसका कार्बन कौन सा है, ये C1C2 लिंकेज होता है। तो इसका जो C1C4 लिंकेज, C1C4 लिंकेज के अंदर क्या होता है, इसका ये फर्स्ट कार्बन है, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कार्बन, ठीक है। इधर से इसका है, दोनों मिलकर के क्या बना रही है, C1C4 लिंकेज बना रही है। स्ट्रक्चर को आप याद रख लें, बनाना चाहो तो भी ठीक है, नहीं बनाना चाहो तो बहुत स्ट्रेस नहीं है, लेकिन इसके बारे में जो मैटर हमने लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैटर के अंदर आपको ये याद रखना है कि कौन से शुगर की क्या क्या प्रॉपर्टी है। बहुत माइनरली मैंने टॉपिक को दिखाने की कोशिश करी है, तो आप इसको ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक को याद रखें। अभी तक अपनी देखिए कि जो डाइसेकेराइड्स है ना, डाइसेकेराइड्स हैं, उन डाइसेकेराइड्स के अंदर हमने सिर्फ सुक्रोज को पढ़ा है। इसके अलावा हमारी कौन सी बच गई है, एक तो माल्टोज शुगर बच गई है और एक कौन सी बच गई है, माल्टोज और लैक्टोज, दो बच गई हैं। उनको अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। होप सो आपकी जो क्लास है बहुत अच्छे से चल रही है। थैंक्स बेटा, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। और बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट होती जा रही है, जितना मैटर आप पढ़ रहे हो बी सीरियसली इसको पढ़ें। 12th स्टूडेंट्स को स्ट्रेस देना है, क्योंकि टाइम एग्ज़ाम उसी टाइम में होंगी, तो ऑब्वियसली आपके पास टाइम थोड़ा कम है, बट बहुत सॉफ्टली आपकी क्लास हो रही है, इसलिए इनको बी सीरियसली लेकर के बेटा इस मैटर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए आप इनको याद रखें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।